मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि योजना आवंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग विधेयक 2022 पर अपने विचार रखते समय मैं उन बातों को नहीं दोहराऊं जो अब तक बोली जा चुकी है। सभापति महोदय, कहानी की शुरुआत होती है 2021 के बजट भाषण से। माननीय मुख्यमंत्री जी, अति संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, गरीबों के मसीहा, ऐसी जिन्होंने अपनी छवि बना रखी है, उन्होंने अपने बजट भाषण में 2021 में पैरा संख्या 106 पर कहा, प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए मैं विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत राजस्थान शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कानून बनाया जाएगा। सभापति महोदय, बहुत उम्मीदें जागी, खुश हो गए हम लोग। वाह, आपकी कुछ अच्छा होने वाला है। 32 साल से मैं राजनीति में हूँ, चौथी बार इस सदन के अंदर आने का मुझे सौभाग्य मिला। महाराष्ट्र पैटर्न की बहुत चर्चा सुनते थे। जब भी कभी यहाँ चर्चा होती थी, चाहे प्लानिंग कमीशन के निर्देशों के कारण हो या और किसी भी कारण से हो, या अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के डिमांड पर हो, ये चर्चा आती थी कि महाराष्ट्र पैटर्न बहुत अच्छा है, उसको राजस्थान में लागू करना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा करी कि हम राजस्थान पैटर्न लागू करेंगे, तो हमको लगा कि महाराष्ट्र से भी कोई बढ़िया चीज़ आने वाली है और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। फरवरी 2021 में यह बजट भाषण हुआ। 2021 के अंत में या जनवरी के 22 की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वित्त विभाग द्वारा, सिर्फ 10 महीने बाद बजट घोषणा SC/ST के लिए, इतने महत्वपूर्ण घोषणा, सालों से जिसका इंतजार है, उस घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है सिर्फ 10 महीने बाद। बहुत संवेदनशील है सरकार, धन्यवाद। 10 महीने बाद वित्त विभाग एक प्रेस नोट जारी करता है, उसमें इस घोषणा का उल्लेख करता है और उसमें अंत में ये कहता है कि सभी से विनम्र आग्रह है कि उपर्युक्त विषय से संबंधित सुझाव वित्त बजट विभाग की ईमेल ID पर दिनांक 31 जनवरी 22 तक प्रेषित कराएं। और उसके साथ में उन्होंने ड्राफ्ट भेजा कि ऐसा ऐसा कानून बनाने का हम सोच रहे हैं, पूरा ड्राफ्ट भेजा उन्होंने। सभापति महोदय, उस पर आप जैसे विद्वान वरिष्ठ जानकार रिटायर्ड अधिकारियों ने विचार किया, रिटायर्ड IAS IPS, रिटायर्ड RAS RPS, उन लोगों ने इस पर विचार किया और बहुत बारीकी से इसका एक एक शब्द पढ़ने के बाद उन्होंने अपने सुझाव दिए। सबसे पहला सुझाव दिया था हमारे रिटायर्ड IPS KL बैरवाल साहब ने, जो RPSC के मेंबर भी रहे, अंबेडकर पीठ के वो महाप्रबंधक भी रहे। उनके उस सुझाव को कोई तवज्जो नहीं मिली, शायद इसलिए कि वो BJP से जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसके तुरंत बाद जब उनको लगा कि तवज्जो नहीं मिल रही है, तो उन्होंने तुरंत एक दूसरा एक्शन लिया, दूसरा काम किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर पीठ सिविल सोसाइटी जयपुर में बनी हुई है, संभवतः आप भी उसके मेंबर हो सकते हैं सभापति महोदय, जिसमें जसवंत संपत राम जी वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है महेंद्र सिंह जी, रिटायर्ड IAS, जो हमारे जालोर से एक बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े, फिर बयाना से MP का चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पे, कांग्रेस में पदाधिकारी रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। उनके अध्यक्षता में जो सिविल सोसाइटी बनी हुई है, जिसमें जसवंत संपत राम जी भी है, TC डामोर साहब भी है, BM मीणा साहब भी है, SS पवार साहब भी है, RP सिंह साहब DG रहे, वो भी है। इस तरह से लंबी चौड़ी वरिष्ठ लोगों की सूची है। उन लोगों ने मिलकर एक इसमें संशोधन बताया आपको, और उसमें लिखा, उन्होंने लास्ट में ये पत्र लिखा जो, आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ अबव मेंशन्ड इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव रीड्राफ्टेड द बिल in letter and spirit. In letter and spirit, the redrafted bill is submitted for your kind consideration, and we are
of the opinion that it will fulfill the Rajasthan pattern requirement too. राजस्थान पैटर्न जैसा होना चाहिए, उसको यदि वास्तव में परिलक्षित करना है, उसको सामने लाना है, तो हमने ये सुझाव दिया, इनको आप मानिए। अधिकांश जो अफसर इसमें है, जो नाम मैंने बोले हैं, अधिकांश कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उनके सुझाव पर ये देने के बाद मेरे पास जब ये कॉपी आई तो मुझे लगा कि अब तो इस बिल में बहुत अच्छा हो जाएगा। अफसोस के साथ कह रहा हूँ, माननीय सभापति महोदय, उनके दिए गए सुझाव में से एक अक्षर भी काम में नहीं लिया गया। यह संवेदनशीलता है सरकार की। इतने वरिष्ठ IAS IPS रिटायर्ड लोग कह रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, सोच समझ के दे रहे हैं, बैठक करके तय करके आपको वर्ड एंड लेटर एंड स्प्रिट एक एक शब्द आपको बता रहे हैं कि इस जगह ये जोड़िए, इससे ये जोड़िए। उस पर कोई हलचल नहीं हुई, उसमें से एक भी शब्द को भगवान जाने पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा, पर कम से कम उसे जोड़ा नहीं गया। तो उसके कारण से जो स्थिति बनी, ये जो लूला लंगड़ा ये पेश हुआ बिल, इस सदन में पेश हुआ। लूला लंगड़ा क्यों कह रहा हूँ मैं, उसके बारे में मैं विचार करता हूँ, निवेदन करता हूँ आपसे। इससे पहले इसकी कहानी की एक शुरुआत और होती है। 2012 में PC कृष्णन साहब एक IPS हुए, IAS हुए हैं, सीनियर IAS, रिटायर हो गए, 2 साल पहले देहांत हो गया। PS कृष्णन केरल के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और फिर IAS बन गए आंध्र प्रदेश में, और फिर भारत सरकार में बहुत लंबे समय तक सेवाएं दी अपनी। ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने अपने पूरे नौकरी काल में SC ST और OBC के वेलफेयर के लिए जो काम किया शायद कोई अफसर नहीं कर पाया होगा। उन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिया, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और कुमारी शैलजा उसमें सोशल जस्टिस के मंत्री थी। उन्होंने जो सुझाव दिए उसके आधार पे कुमारी शैलजा के ऑफिस से मुख्यमंत्री जी को पत्र आया। उस पत्र के आधार पे ये जो 2012 के जो आदेश की जो चर्चा अभी अजमेर से आने वाले माननीय विधायक ने किए, वो उसके आधार पे निकला और उसमें स्पष्ट लिखा था कि ये कमेटी होगी मुख्य सामाजिक न्याय अधिकार मंत्री की अध्यक्षता में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी का उसमें प्रावधान था कलेक्टर की अध्यक्षता में। वहाँ से ये जो शुरू हुआ, ये उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब थे 2012। यदि आप SC ST के लिए इतने संवेदनशील थे, ये एक्ट उस दिन आना चाहिए था, ये एक्ट उस दिन आना चाहिए था। यदि आप इतने संवेदनशील थे, 10 साल आपने खराब कर दिया हमारे, 10 साल बाद आप ला रहे हैं। चलो 10 साल बाद ही सही, लेकिन अब भी जो लाए हैं वो भी लूला लंगड़ा लाए हैं, और आपके उस आदेश में भी कुछ कमियां थी, उसको लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो रहे थे। इम्प्लीमेंट करने वाले अफसर, ब्यूरोक्रेसी उसमें गलियां निकाल लेती थी। मैंने खुद ने एक जनप्रतिनिधि के नाते कई बार महसूस किया है, किसी गली में पाइपलाइन ले जानी है, कोई 2-4 लाख का खर्चा है और तत्काल किसी योजना में वो कवर नहीं हो पा रही है, तो अफसर धीरे से कहते साहब SC कंपोनेंट में पैसा पड़ा है, उसमें कर लें क्या, और एक आध मकान SC के वाले का है, उसका नाम डालेंगे और वहाँ तक पाइपलाइन खींच लेंगे, एक मकान, बाकी 100 मकान दूसरे। ऐसे दुरुपयोग हुआ है उसका। तो ये सब होता रहा। उसको रोकने के लिए 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो एक परिपत्र और निकला आयोजना विभाग से, और उसमें बहुत सारे स्पष्टीकरण दिए गए जिसके कारण से इसको लागू करना आसान हो सके। उसके बाद में भी जो इस एक्ट में जो मैंने बार बार कहा है कि लूला लंगड़ा एक्ट है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके बारे में उस पर बिंदु पर आता हूँ मैं। PC कृष्णन साहब ने एक ड्राफ्ट बना के भारत सरकार को भी दिया था। उसी आधार पे वहाँ जो भी उन्हीं के प्रयासों से SC कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, उनको संवैधानिक दर्जा मिला, उनको पावर मिले। उसी आधार पे भी OBC कमीशन को भी पावर मिले। तो वैसा ही उन्होंने ड्राफ्ट बनाकर दिया था भारत सरकार को और सारे स्टेट्स को भेजा था, और उसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि एक तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बने राज्य स्तर की, और उसके बाद उसमें नोडल एजेंसी और हो जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हो, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी हो जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर हो, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर के पास बहुत काम होते हैं, अभी भी कहा,
कलेक्टर के बाद बहुत काम होता है, बहुत कमेटी के चेयरमैन होते हैं वो, उनको इतना समय नहीं मिलता है। अतिरिक्त कलेक्टर या जॉइंट कलेक्टर लेवल का एक अफसर पूर्णकालिक संयोजक कन्वीनर लगेगा। इसका कितने जिलों में लगाया आपने? नहीं लगाया। ये होना चाहिए था इस एक्ट में प्रोविज़न, वो आपने नहीं किया। फिर इन्हीं कृष्णन साहब के सुझाव पर आंध्र प्रदेश में ये एक्ट बना 2013 में, जनवरी 24, 2013। उसमें जो प्रोविज़न है उनको हमने इसमें लागू नहीं किया, और किया है तो गोलमोल भाषा में कर दिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी होगी और द स्टेट काउंसिल शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर। जो 2012 का आदेश है उसमें 3 महीने में एक मीटिंग का है, नहीं हुई। इस आंध्र प्रदेश के एक्ट में ट्वाइस इन ईयर, 6 महीने में एक मीटिंग का प्रावधान है, और वो भी इसमें लागू नहीं किया आपने। और द गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट with the district collector as its chairman, which shall be responsible for implementation of the scheduled caste subplan, tribal subplan in the district, should be responsible। गोलमोल भाषा है, स्पष्ट भाषा आपके बिल में नहीं है। फिर ऐसा ही एक्ट 2013 में कर्नाटक ने बनाया, जिसको उन्होंने 2017 में संशोधित करके इसको और मजबूत बनाया। और उसमें जो कमेटी का प्रावधान किया उन्होंने, उसे पूरी डिटेल दी उन्होंने। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में द मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर वाइस चेयरमैन, द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक्स ऑफिशियल मेंबर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट मेंबर, Minister of Higher Education member, Minister of Revenue member, at least 5 MLAs और MLCs और MPs, कम से कम 5 MLA, MLC और MP जहाँ जो लागू होता है, belonging to SC and ST as nominated by the government। आपके एक्ट में इसका प्रोविज़न नहीं है। जनप्रतिनिधियों की कोई आवश्यकता नहीं, अफसर कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले गए साल में आपने वो मारवाड़ आदिवासी बोर्ड कुछ बनाया है, एक भी जनप्रतिनिधि उसमें नहीं है, सारे अफसरों के भरोसे राम कर। अरे अफसर कर लेते तो ये एक्ट की जरूरत कहाँ थी? अफसर नहीं कर रहे हैं, इसलिए अफसरों को एक्ट में बांधने की जरूरत पड़ रही है, और वो आप बांध नहीं रहे उनको। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट उसका मेंबर होगा, डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये सारे होंगे उसमें। सोशल वेलफेयर का तो होगा मेंबर सेक्रेटरी। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की उस एक्ट में लिखा है, रूल्स में नहीं। कर्नाटक सरकार ने जो एक्ट बनाया 13 में और उसको जो वापस संशोधित किया उन्होंने 17 में, उस एक्ट के में ही ये मेंशन है, प्रोविज़न है कि ऐसी कमेटी बनेगी। आपके इस एक्ट में ऐसी कमेटी बनाने का कुछ भी उल्लेख नहीं है। नियम बनाए जाएंगे, नियम के माध्यम से लागू होगा, नियम फिर अफसर बनाएंगे, जो उनकी मर्जी होगी वो कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में भी यही किया उन्होंने। द मिनिस्टर नोडल एजेंसी में भी उन्होंने पूरा एक वो कौन कौन होगा क्या है वो सारा एक्ट में मेंशन किया है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में भी उसमें बिल्कुल उन्होंने मेंशन किया है। और उसमें भी जो कलेक्टर के चेयरमैनशिप में मीटिंग वो होगी कमेटी, उसमें मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव ए पार्ट और होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हुज कॉन्स्टिट्यूएंसी लाई विद इन डिस्ट्रिक्ट, ये भी उसमें किया। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद उसका मेंबर, और ये फिर जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट डायरेक्टर PWD, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सोशल वेलफेयर तो है ही, फिर ये ट्राइबल, वो सारे, ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स के डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स उसमें होंगे। और उसमें एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, सभापति महोदय, थोड़ा सा आपका समय ले रहा हूँ, इनिशिएटिव्स एंड पेनल्टीज आपने भी लिखा है इसमें। आपने क्या लिखा है? पारदर्शिता और जवाबदेही। प्रत्येक विभाग अनुसूचित जाति विकास नीति और अनुसूचित जनजाति विकास नीति के अधीन
क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में समस्त स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। बस। कर्नाटक एक्ट क्या लिख रहा है? द गवर्नमेंट शैल फॉर्मुलेट एन अप्रोप्रिएट स्कीम टू अवार्ड incentives for commendable performance. Any functionary or official being a public servant willfully neglects his duties required to be performed by him under this act shall be subject to disciplinary action under the relevant service disciplinary rules applicable to the government officials and functionaries, or as decided by the nodal agency for the scheduled castes sub-allocation, tribal sub-allocation, depending upon the intensity of such negligence, shall be punishable with an imprisonment of a term which may extend up to 6 months. 6 महीने की सजा का प्रावधान है यदि अफसर लागू करने में कोताही बरते या जानबूझकर बदमाशी करे। 6 महीने की सजा तक का प्रावधान है कर्नाटक के एक्ट में, ऐसा ही प्रावधान है तेलंगाना के एक्ट में है, ऐसा ही प्रावधान। हमने क्यों नहीं किया? सिर्फ इंसेंटिव्स के लिए बात कर ली हमने, डिसइंटेंसिव्स की बात कर ली। ठीक है, करे उसका भला, जो नहीं करे उसका भी भला। इसी हालत में तो 70 साल से जी रहे हैं हम सर। जो हम पे करता है, हम पे एहसान कर रहा होता है, मेहरबानी कर रहा होता है, हमारा अधिकार समझ के हमको देना चाहिए। ये चीज़ नहीं की जा रही है, उसी बात का रोना हमको बार बार रोना पड़ रहा है इस हाउस के माध्यम से भी और अन्य फोरम पे भी कि हमको हमारा अधिकार चाहिए, न्याय चाहिए। वो न्याय इस एक्ट में जो ड्राफ्ट आपने किया है उसमें परिलक्षित नहीं हो रहा है। ढुलमुल सा एक्ट है, जैसा हमारा अनुसूचित जाति आयोग है राजस्थान का, जैसा हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग है राजस्थान का। कहाँ गए माने हमारे लक्ष्मण मीणा साहब, माने सांसद विधायक जो IPS रहे हैं, उनको उनका चेयरमैन बनाया है, महीने भर से ज़्यादा हो गया, ज्वाइन करने नहीं जा रहे। जाके क्या करें? नख दंत विहीन, न वो किसी को बुला सकते हैं, न वो किसी को कुछ कह सकते हैं। आपका राजस्थान को OBC कमीशन एम्पावर्ड है, जुडिशियल पावर उनको दे रखे हैं, आपने दे रखे हैं इसी राजस्थान ने। माइनॉरिटी कमीशन को भी अधिकार है, वो अफसरों को बुलाते हैं और पेशी करते हैं। महिला आयोग को अधिकार है, SC/ST आयोग को अधिकार नहीं। वो किसी चपरासी को भी नहीं बुला सकते कि तूने ऐसा क्यों किया। कौन सुनेगा आपको, कौन मानेगा आपको? भारत सरकार के SC आयोग या ST आयोग का एक पत्र आ जाए तो अफसरों को दस्तक लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको जुडिशरी पावर है, वो सब कुछ निर्णय कर सकते हैं। राजस्थान में हम ये वर्षों से डिमांड कर रहे हैं कि ये SC/ST के जो आयोग बना है उनको आप एक्ट बनाकर, उनके लिए ऐसा एक एक्ट बनाकर लाइए, उनको पावर दीजिए। वो नहीं हुआ अभी तक। ये एक नया झुंझुना हमको और पकड़ा रहे हैं, नया झुंझुना और पकड़ा रहे हैं ताकि हम SC और ST के लोगों को एक बार और बेवकूफ़ बनाकर आप वोट ले सको। सिर्फ इसलिए लाया गया। नख दंत विहीन कानून है ये, कोई सजा का प्रावधान नहीं, कोई उसको लागू नहीं करे उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं, कोई उसमें कमेटी बनाने के लिए एक्ट में जो मेंशन होना चाहिए वो मेंशन नहीं। और इस तरह से सारा जो ये किया गया है, इसको देखते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि इस एक्ट को दोबारा ड्राफ्ट करने की ज़रूरत है। और हमारी मत मानिए, जो महेंद्र सिंह जी आपके अपने कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता हैं आपके, उन्होंने जो कहा वो मान लीजिए, उनके साथियों ने जो कहा वो मान लीजिए, और उसके बिना कोई मतलब नहीं है इस एक्ट का। इसलिए मैं फिर एक बार अपनी बात समाप्त करने से पहले एक शेर निवेदन कर रहा हूँ। मुझे याद है वो दिन, जुनेजा, पंजाब हाई कोर्ट का आदेश था, पंजाब हाई कोर्ट का आदेश था वो पदोन्नति में आरक्षण के बारे में। आपको अच्छी तरह याद है सभापति महोदय। अकेला राजस्थान वो प्रांत था, माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में, जब 10 IPS को रिवर्ट किया गया, SP को एडिशनल SP बना के वापस खांचों में बिठा दिया था, और हजारों की संख्या में कर्मचारियों को और अधिकारियों को रिवर्ट किया गया। रिवर्ट
ये सिर्फ ये कलंक यदि लगा है तो सिर्फ राजस्थान के माथे पर लगा हुआ है, और वो माननीय अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में लगा है। और इसलिए मैं एक शेर निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक आते आते सूख जाती है सभी नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती है सभी नदियाँ। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया।